नमस्कार, सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूं, आप लोगों से निवेदन है सिटीजन्स वॉइस शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन ऑन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो शेयर करें। चाहें तो आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं, सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं ताकि हमको आर्थिक सहायता मिले। जब से अमेरिका और ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने में रुचि दिखाई है, तब से मध्यस्थता की प्रक्रिया कैसे चल रही है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। ईरान को किन शर्तों पर युद्ध समाप्त करने का निर्णय लेना चाहिए, जबकि दक्षिण लेबनान में इजराइल द्वारा शत्रुतापूर्ण कार्रवाई जारी है और वहां ईरान पर लगातार मिसाइलों की बौछार भी हो रही है। यदि जीसीसी और तेल उत्पादक दक्षिणी एशियाई देश के बीच कोई समझौता होता है, यानी कि जीसीसी कंट्रीज के साथ कोई समझौता होता है जिसमें ईरान और रूसी तेल के लगे स्थायी प्रतिबंधों के साथ साथ युआन में या लोकल करेंसी में अगर उस तेल को बेचने की परमिशन हो जाती है, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पर जो सैंक्शंस हैं वो आईएई के तहत जो है उसकी इंस्पेक्शन अगर ईरान मान लेता है, तो ओआईसी देश अपने किन हितों की रक्षा करना चाहेंगे, आज हम इस पर बात करेंगे। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए गिरीश जोशी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है गिरीश भाई आपका। धन्यवाद। और बहुत दिनों से लोग आपको सुनने के लिए तरस रहे थे। मैंने कहा गिरीश जोशी जी से टाइम ले लें, आपका नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था 2-4 दिन से। उम्मीद करता हूं कि आज रिकॉर्डिंग जो है वो आराम से हो जाएगी। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अब ये जो वॉर है, ये तेल के खेल में तब्दील हो गई है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जिसका कब्जा है वही 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई को कंट्रोल करेगा। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अपना कब्जा नहीं छोड़ना चाहता है। इधर जीसीसी कंट्रीज कह रहे हैं कि अमेरिका को कि इजराइल को इंटरवेंशन कीजिए और किसी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आजाद कराइए, नहीं तो रेड सी में भी आने वाले समय में यमन में हमें इश्यूज आ जाएंगे। उधर ओआईसी कंट्रीज जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर बैठे हैं, उनका भी कारोबार, क्योंकि ऑयल से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं जिससे इंडस्ट्री, प्रोडक्शन, नेप्था, अमोनिया, फार्मास्यूटिकल्स और तमाम इंडस्ट्रीज इफेक्ट होती हैं। तो अब जो मध्यस्थता है जिसमें आप कह लिए कि इस समय पाकिस्तान जो है वो लीड कर रहा है इस मध्यस्थता में, उनके साथ ओमान है, कुवैत कहीं बीच में इंटरमीडिएरी बनने की कोशिश कर रहा है, और बहुत सारे ओआईसी कंट्रीज है जिनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया है। आपको लगता है कि ये टॉक्स आइसोलेशन में ईरान और अमेरिका के बीच हो सकती हैं, ओमान और पाकिस्तान के थ्रू, उसमें ओआईसी कंट्रीज का इंटरेस्ट जो है उसको प्रोटेक्शन करने के लिए कौन आगे आएगा? ये एक टॉक्स सही डायरेक्शन में जाएंगी या कहीं ना कहीं इस पे अभी के लिए विराम लग जाएगा? आपका क्या मानना है इस पर? जी देखिए आत्मा जी, काफी कुछ समीकरण बदलते चले जा रहे हैं। इसमें कौन कौन, क्योंकि पहले प्रायोरिटी हर कंट्री की रहेगी कि उसकी इकोनॉमी कैसे भी करके वो डाउन ना हो। तो इसमें लेटेस्ट इंसिडेंट आप जापान का देख लो कि जापान ने पहले तो 500 बिलियन प्रॉमिस किया था कि हम अमेरिका में रोकेंगे एसएमआर्स में, क्योंकि उनकी उसमें मास्टरी है। अब जो उसका एटीट्यूड रहा तो फिर उनका भी रवैया बदल गया। उनकी आज फर्स्ट एक गैस वाली टैंकर युआन में पेमेंट करके निकली है। इसका मतलब ये जापान हैज टेकन स्टैंड क्लियर। अब अमेरिका आइसोलेट होता कैसे चला जा रहा है कि टर्की में जो सबसे पहले हमला हुआ अमेरिकन बेस पे, तो उसमें एज पर नेटोज आर्टिकल 5 तो उसी वक्त सारे नेटो कंट्रीज ने मिलकर ईरान पे अटैक करना चाहिए, वो लागू नहीं हो पाया क्योंकि विद इन हाफ एन आवर टर्की ने क्लियर कर दिया कि भाई उन्होंने अर्ली वार्निंग दी हुई थी और उसके बाद अटैक किया है, तो दिस डज नॉट क्वालिफाई अंडर आर्टिकल 5। तो मतलब टर्की ने भी अपना स्टैंड नेटो में होने के बावजूद भी थोड़ा इस्लामिक स्टेट्स की तरफ बढ़ा दिया है, ये श्योर हो गया। अब इनको बड़ा आसरा उसी का था। सीरिया ने जैसे ही थोड़ा सा साइड लिया तो सीरिया के अंदर ही जो खुद सैनिक लोग हैं वो उन्होंने डिस्टर्बेंस शुरू कर दिया है। उसके पीछे ईरान उनको इनकल्केट करेगा। तो इनको जो आसरा था कि टर्की है, सीरिया है, कुवैत है, जॉर्डन है, तो आप देखिए पोजीशन क्या हो गई कि अभी तो गल्फ कंट्रीज ने तो बिल्कुल अपनी एयर स्पेस देना उनको बंद कर दिया है। तो ये लोग यूज कर रहे हैं टेल अवीव से जॉर्डन, जॉर्डन से कुवैत, और कुवैत से ही आके कर रहे हैं। अब कुवैत को भी तो ये रिस्क फैक्टर लग रहा है। और जहां तक ईरान का सवाल है कि अभी ऐसे कुछ मैसेजेस अनकंफर्म आ रहे हैं कि बैकडोर निगोशिएशन शुरू हैं, एंड अगेन ओमान हैज कम इनटू द पिक्चर विद अ कंफर्म कि भाई दोनों की कंडीशन सेटल होंगी तो मैं सिर्फ कन्वे करूंगा, आप लोगों को तय करना है। अब इसमें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की जो अथॉरिटी है उसको आने देने के जो प्री कंडीशंस हैं वो ईरान ने रखी है कि मेरे को कोई इंस्पेक्शन से दिक्कत नहीं है, लेकिन हु विल कम इनटू इट। उन्होंने लास्ट टाइम भी टीम में से 6 लोगों को, अमेरिकन के जो सीआईए एजेंट माने जाते थे वो डाउटफुल थे, उनको निकाल दिया।
तो ये कंडीशंस पे ये बात हो रही है। और सैंक्शंस पहले हटाने पड़ेंगे। सैंक्शंस जैसे आपने टेम्पररी हटाए वैसे नहीं होगा, आपको सैंक्शंस हटाने के बाद ही क्लियर करना पड़ेगा, इकोनॉमिक सेक्टर्स पे क्लियर करना पड़ेगा। और जैसे ईरान ने बहुत स्ट्रिक्टली बोल दिया कि भाई सीज फायर वन साइडेड ही होगा, हम तो सीज फायर इस वक्त नहीं करेंगे, इट विल बी अ फाइनल एग्रीमेंट। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा जो पेच फंसा हुआ है उसको ओमान कैसे भी करके शायद अभी निगोशिएट करने को तैयार हुआ है, वो भी बड़ी बात है। तो उसको कुछ एश्योरेंसेस मिले होंगे। और फिर मैसेज आ रहा है कि भाई बैकडोर से सऊदी अरेबिया भी तेहरान में अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स भेज के वो उनसे सेटल कर रहा है। उसका रीजन क्या है? फरवरी 11-12 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की जो मीटिंग थी जिसमें 57 इस्लामिक कंट्रीज है। अब उन लोगों ने वो इस्तांबुल में जो मीटिंग करी थी वहां से ये कॉन्क्रीट तो कुछ निकला था कि भाई आगे फ्यूचर में ओआईसी की सिक्योरिटी में क्या करना है। अभी मार्च 19 को भी रियाद में मीटिंग हुई है, अभी उसका आउटकम नहीं पता चला है। लेकिन जैसे ये शुरुआत हो रही है तो आप देखिए कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का भी जो एमओयू हुआ था वो भी नेटो के तर्ज पर ही हुआ था, लेकिन पाकिस्तान डिड नॉट रिएक्ट एज वाज एक्सपेक्टेड, क्योंकि उसको भी फियर है कि भाई दोनों तरफ हैंडल करना पड़ेगा। आगे ईरान है, पीछे इंडिया है, ऊपर अफगानिस्तान बैठा हुआ है, बलूचिस्तान वैसे ही जला हुआ है। तो ही वॉज गेटिंग लिटिल माइल्ड। और अब ये देख रहा है कि अमेरिकन सपोर्ट जो आ रहे थे, 4 दिन से ताइवान के आसपास कम से कम 40 वॉरशिप्स घूम रही हैं चाइना की। तो ये चाइना ने पहले भी एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि अमेरिका के भरोसे पे मत बैठना, वो तुम्हारे को टाइम पे आएगा नहीं उतना 12,000 किलोमीटर दूर से, व्हाटएवर इज हियर इज हियर। तो एक सिनेरियो जो चेंज होता चला जा रहा है। एक निगोशिएशंस का पार्ट में अमेरिका इसलिए रेडी हुआ है कि उसको कहीं से सेफ पैसेज चाहिए निकलने का। उसने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स करे वो सारे वापस गए। पहले उनको ऐसे लगा कि जैसे ही अली खुमैनी को वो मार देंगे तो 4 दिन में कू हो जाएगा और वो हो जाएगा, दैट फेल्ड। ये सीरिया और इराक वाला पोजीशन या वेनेजुला जैसा नहीं था। अब उनको ऐसे था कि भाई हमारे जो 3 सिक्योर्ड जो आयरन डोम वगैरह से हमने डाले हैं, डेविड्स लिंक है, एरो है, उसको तो कोई काउंटर कर नहीं पाएगा। अब इनको ये ही नहीं पता था, इनका इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। मोसाद जो अपने आप को बहुत बड़ी बातें करता है, मोसाद को पता ही नहीं चला कि ईरान ने कितनी लंबी तैयारियां करके रखी है। और इसमें एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट क्या हुआ था कि जो कामाकाजी ड्रोन को ईरान के साथ मिलके बाद में रशिया दे जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग दैट, उसमें नॉर्थ कोरिया का भी एक सॉफ्टवेयर ऐड हुआ जो उसने अपने इंटरनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया था। उसमें यह सिस्टम था कि भाई उसके अगर कंप्यूटर में कोई घुसने की कोशिश करता है तो ये रिवर्स एंट्री मारता है और उसका कंप्यूटर हैक कर लेता है और उसको स्टॉप करता है। नाउ दिस वाज अटैच्ड टू योर, जिसको अभी ये हदीद बोलते हैं, हदीद 110, ये ड्रोन जो था उसके अंदर ये है। उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि इनके सारे जो प्रोसेसेस हैं सिक्योरिटी के वो फेल हो गए। द रीजन इज कि वो आयरन का ड्रोन नहीं है, वो प्लास्टिक और नॉन आयरन मटेरियल, नॉट फेरस मटेरियल का बना हुआ है, तो आपका रडार काम नहीं कर रहा है। हीट सिग्नेचर उसकी बहुत कम है क्योंकि 50 HP की उसमें छोटी वो लूना वाली मोटर लगी हुई है। तो ये सारा कैलकुलेशन करके जो इन्होंने हिट करना शुरू करा, तो आपके 20,000 ड्रोन के सामने करोड़ों की जो आपकी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह की सिस्टम थी वो फेल हो गई। उसके बाद इंटेलिजेंस गैदरिंग में जो इनकी मास्टरी थी, उतनी मास्टरी कब ईरान ने कैप्चर कर ली नहीं पता है। वो उनका इंटेलिजेंस वर्किंग है या चाइना और रशिया का सैटेलाइट इंटेलिजेंस है कि वो पिन पॉइंट पे ही मार रहे हैं और जो डेस्टिनेशन को चाहते वो मारते हैं और जब चाहते तब मार रहे हैं। जैसे इजराइल ने किसी भी चीज पे अटैक करी, अगर उनके पावर सेक्टर पे करी तो इन्होंने पावर सेक्टर उड़ा दिया, इन्होंने पोर्ट पे करी, इन्होंने पोर्ट सेक्टर उड़ा दिया। और वेरी कैलकुलेटिवली इन्होंने पहले उनके पूरे गल्फ में कान और नाक बंद कर दिए। कतर के, अबू धाबी के जितने भी सिस्टम्स थे उनको पहले उन्होंने ध्वस्त कर दिया ताकि इनकी वो इंटेलिजेंस गैदरिंग और जो आर्म्स का जो लिंक था वो टूट गया। अब ये सारा होने के बाद अभी भी इजराइल तो मानने को तैयार नहीं है। और जैसे इन्होंने बोल दिया कि हम भी अभी तेल अवीव को गाजा बनाने के बाद ही छोड़ देंगे, तो ईरान की तो जो नीयत है वो बिल्कुल साफ है। वो जो बोलते हैं वो करते हैं, दे डोंट डू हैंकी पैंकी। वो ट्रंप की तरह नहीं, अभी कुछ बोल दिया बाद में कुछ बोल दिया। तो हाउ मच इज रिलायबल, जितने भी आपके स्पोक्स पर्सन ईरान के वो बोलते हैं कि भाई रिलायबिलिटी तो जीरो है ट्रंप की, उससे तो बात करने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ही डजंट स्टिक टू हिज वर्ड्स। वो कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। अभी ये 5 दिन का भी जो इन्होंने जो ये टाइम प्लीज करा है, वो पीछे से ऐसा मैसेज आ रहा है कि ये अभी भी फुट्स ऑन द ग्राउंड डालने की कोशिश कर रहा है कि 40,000 कमांडोज को भेज के खर्ग आइलैंड पे कब्जा ले लो।
अब उसके एक्सपर्ट्स उसको सलाह दे रहे हैं कि ये एरिया कैप्चर करने के लिए कम से कम तुमको 2 लाख आदमी चाहिए, उतनी बड़ी मूवमेंट चुपचाप होगी नहीं। कुवैत में जो आपका सबसे बड़ा सेंटर था वो उसके पहले ही ईरान ने उड़ा दिया है। अब वहां पे भी तो आपका सारा जो मूवमेंट था वो वहां पे जो आपका स्टेशंस थे अंडरग्राउंड वो सारे खत्म हो गए। अब अगर आप उतारते हो तो कोई गल्फ कंट्रीज तो आपको ये आपके एयरपोर्ट यूज करने देगा नहीं, क्योंकि उन्होंने नतीजा भुगत लिया है। अब या देगा जॉर्डन या देगा कुवैत। अब वो उसके इतनी नजदीक के फायरिंग रेंज में है, वो बॉर्डर से जुड़े हुए हैं कि उनका तो कभी भी कुछ भी इलाज हो सकता है। तो हाउ इज ही गोइंग टू ट्रांसपोर्ट दैट? वो अगर आपको 40,000 आदमी भी तेल अवीव से ले जाके वहां उतारने हैं कहीं पर भी, कहाँ उतारोगे आप? तो ये भी प्रोग्राम फेल हो रहा है और इनके एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि 40,000 भी आपने भेजे तो उसमें से आधे लोग वापस नहीं आएंगे, और दैट इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर अमेरिकन। तो ये अभी उसको भी थोड़ा छुड़वाने के लिए सोचने का टाइम मांग रहा है कि चलो 5 दिन में अटैक नहीं करूंगा, लेकिन इजराइल डजंट स्टॉप। तो अब या तो ये उसमें से निकल जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा के, और अभी वो बोल रहा है कि मेरी बहुत अच्छी बात हो रही है कुवैत से, मेरी अच्छी बात हो रही सऊदी अरेबिया से। प्रॉब्लम हियर इज नाउ के धीरे से रह के शायद यूएई को भी समझ में आ गया कि 2020 में अब्राहम अकॉर्ड में साइन करवा के उसको बेवकूफ बना के उन्होंने उसके डिप्लोमेटिक रिलेशंस इजराइल से इंप्रूव कराए, तो उसने अपना सेंटर अपने फायदे के लिए यूज किया। उन्होंने कोई डेवलपमेंट की बात नहीं करी गल्फ की। तो अभी ये सक्षम है, खुद भी डेवलप कर सकते हैं। सेकंड होप इज कि भाई आपको इराक में जैसे चाइना ने बोल दिया कि $500 बिलियन में रोकूंगा, मैं आपको रिकंस्ट्रक्शन करके दूंगा। कंस्ट्रक्शन की कैपेबिलिटी का लोहा तो आज दुनिया मान रही है चाइना की। तो एक स्टैंड बाय सपोर्ट आ गया है कि कल अगर सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट अमेरिकन लॉबी से निकल जाता है तो ये आ जाएंगे। दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन अभी खुल के सामने आ रहा है। अभी उन्होंने देखा कि भाई अमेरिका से भी गैस आने की संभावना नहीं है, अगर ईरान से भी बंद होता है। अभी मैसेज आया कि शायद 2 दिन पहले दुबई ने अपना जो 6 महीने पहले जो गैस स्टेशन एलपीजी का बंद किया था उसने रीस्टार्ट करा है। तो एवरीबडी विल डेफिनेटली बी लुकिंग फॉर इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी, क्योंकि सबको ज्यादा दिक्कत तो ये है कि ये अपना ये स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स बंद होने से युद्ध तो अलग रह गया, आपका ये फाइनेंशियल वॉर जो है उसमें सारे इन्वॉल्व हो गए। अब ये है कि उसके सामने लड़ने कोई नहीं जाएगा ईरान से, वहां से आपको विड्रॉ करना है। अभी उसने बोल दिया कि आप युआन में पेमेंट करो, तो वो करके सब लोग तैयार हो गए हैं। तो ये हो रहा है कि पेट्रो डॉलर का डोमिनेशन खत्म हो रहा है, युआन वहां से आ रहा है। सब लोगों के डेप्ट तो चाइना से सबसे ज्यादा है, तो सबको खुशी है कि चलो हमारा पैसा एडजस्ट हो जाएगा। तो समीकरण बदल रहे हैं। पेमेंट सिस्टम आपका स्विफ्ट का बाईपास हो गया है, यू कैन मेक पेमेंट इन युआन डायरेक्टली। तो अभी जो ये क्रैक पड़ा हुआ है, इसमें अमेरिका की अक्लमंदी होगी, ये बड़ी इज्जत से अगर निकलने का मौका निकले तो निकल जाएगा, नहीं तो इनकी मिस्सीज पकड़ी जाती हैं। अभी इन्होंने डियागो ग्रासिया पे जो अटैक करा वो इजराइल ने करा ये बताने के लिए यूके को कि भाई देखो इनके पास कैपेसिटी है 4,000 की, कल आप पे भी मार कर सकते हैं। तो वो उनको बेवकूफ बना रहा था, लेकिन ये भूल गया कि सैन डियागो में आपने डियागो पे आपके ग्रासिया पे चाइना भी प्रेजेंट है। उन्होंने रियल टाइम सारी सिस्टम भी बता दी कि इनका ये मिसाइल कहां से आया था, किसने फोड़ा है, क्या है। तो ये इनके जो षड्यंत्र हैं ये भी अभी कारगर नहीं हुए। तो अब ये कुछ भी करेंगे। गल्फ समझ गया बहुत देरी से कि अब्राहम अकॉर्ड के पीछे इनकी मुरादी गलत थी, तो अब वो भी अपना स्टैंड चेंज कर रहे हैं। और अगर ओआईसी की मीटिंग होती है तो उसमें टर्की भी है, ईरान भी है, सऊदी अरेबिया भी है, एवरीबडी इज देयर। तो उसमें कौन से समीकरण चेंज होके आ रहे हैं, और जब भी उनके सिक्योरिटी के लिए ही वो मीटिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कुछ नया समीकरण बन जाएगा। तो नया समीकरण बनने से अभी देखिए इंडोनेशिया और मलेशिया उसमें है, तो ये भी होगा कि भाई गैस की और इनकी सप्लाई पे अगर ओआईसी का डोमिनेशन आता है तो ओआईसी बाकायदा वही करेगा जो ओआईसी बोलेगा कि भाई इस कंट्री को देना है या नहीं देना है। सो दे आर टेकिंग कंट्रोल ऑन द अदर रिसोर्सेज ऑल्सो। ये बैक ऑफिस का काम चल रहा है। तो अब अमेरिका कितना अलग थलग पड़ेगा, नेटो उनसे हेल्प नहीं कर रहा है, कनाडा और इन लोगों से उसकी होप नहीं है। वेनेजुएला में भी एक अनरेस्ट चालू हो गया है कि भाई इनको वापस लाओ मदुरो को, ये नहीं चलेगा। इसने धमकी दी थी कि भाई मैं क्यूबा को भी अंधेरे में डाल दूंगा, क्यूबा में भी बड़ा विरोध हो गया है। अफ्रीका इनसे ऑलमोस्ट हाथ से निकल चुका है। तो इकोनॉमिक सेक्टर में भी इनको मार पड़ रही है। आपके जो एक आपने हवा खड़ा किया हुआ था लास्ट 100 साल से कि इनके प्लेन, इनकी मिसाइल्स, इनकी एंटी मिसाइल्स ये सारी इतनी कारगर है कि पूरी दुनिया की वो सिक्योरिटी दे पाते, उसकी बारी बारी सारों का ही असर निकल गया। F-16 और F-35 गिरने के बाद ऐसा कहीं पर भी मैसेज आया था कि लॉकहीड मार्टिन ने ट्रम्प से मीटिंग करी कि इसको बंद करवाओ, हमारे तो 1,000 करोड़ के प्लेन की तो इज्जत ही निकल गई है।
अब जितना ज्यादा आप अटैक करोगे उतना ज्यादा ईरान सक्षम हो गया है विथ S-400 ट्रिम्फ जो लास्ट भेजी है रशिया ने इसको, उसमें सिर्फ हिट करने की कैपेसिटी नहीं है, उसमें आपके सिग्नल्स जैम करने की भी सिस्टम है। तो ये समझ रहे हो कि आपके F-16 और F-35 गिर रहे हैं, उसका रीजन ही ये है कि भाई आपकी सिस्टम्स को फेल करने का भी एक एंटीडोट अभी इजराइल के पास आ गया है और चाइना रशिया के पास ऑलरेडी है। अब ये बिल्कुल ऐसे मुहाने पे खड़ा है क्योंकि अभी किसी भी कंट्री को इसके आगे वॉर ले जाने का इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जितनी वॉर बढ़ेगी उतनी ज्यादा इकोनॉमिकल स्क्वीजिंग सब पे होने लगेगी, इनके रिलेशंस खराब होंगे। अब साइड किसकी लेनी है, नाटो अलग चला गया, अब तो गलती से भी नहीं होगा। अभी उन्होंने यूक्रेन को धमका दिया है कि या गैस की पाइपलाइन चालू करो। रशिया को जब आपने सैंक्शन हटा दिया है तो रशिया बोलता है मैं तो पाइपलाइन से गैस आपको देने को तैयार हूं, आप यूक्रेन को समझाओ। तो उधर भी एक मीटिंग चल रही है कहीं पर कि भाई इनका भी सेटलमेंट कैसे करना है। रशिया ने एक ही बात बोल दी कि जो एरिया मेरे हाथ में वो नहीं छोड़ूंगा, इस पे सेटलमेंट कैसे होता है वो भी देखना है। तो पुतिन का स्टैंड क्लियर है, ईरान का स्टैंड क्लियर है। अब जिसको निगोशिएट करना है वो यूक्रेन को करना है, अमेरिका को करना है और इजराइल को करना है। नाउ लेट अस सी वेयर डज द थिंग्स गो। जी जी, कमिंग बैक टू द वॉर, आपने बताया कि ये वॉर जो है फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस इसकी ज्यादा हैं बजाय ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन के। पर एक चीज इसमें और है, अब ये साइकोलॉजिकल भी हो गई है। साइकोलॉजिकल इसलिए हो गई है कि आपने देखा वलेरो पोर्ट आर्थर रिफाइनरी जो टेक्सास में है, वहां पर जब आग लगती है तो ये कहा जाता है कि ये आग भी जो है वो ईरान के किसी मिसाइल ने लगाई होगी। यानी कि इतना खौफजदा हो गए हैं ईरान के ड्रोन से। हालांकि टेक्सास तक पहुंचने की अभी क्षमता नहीं है ईरान में, पर ये वही बात हो गई जैसे डिएगो गार्सिया का आपने बोला कि इजराइल ने मिसाइल भेजा जिसको S-3 ने इंटरसेप्ट किया। कहा यह गया कि ईरान की क्षमता 2000 से 4000 हो गई है और ब्रिटेन को की सामों को उसमें शामिल करने के लिए कि डिएगो गार्सिया पे भी टारगेट हो सकता है। दूसरी तरफ जो वॉर मॉन्गरिंग में कई पत्रकार रिपोर्टर्स ये भी कह रहे हैं कि 5 दिन का विराम ठीक उतना ही समय है जिसमें हजारों, जैसे आपने कहा कि बूट्स ऑन ग्राउंड 5-7 हजार से काम नहीं चलेगा। 2500 मरीन्स निकले थे खर्ग आइलैंड को टेक ओवर करने के लिए, पर कहीं ना कहीं वो उनका अल्पविराम हो गया, कहीं रुक गए वो, क्योंकि उनको पता था कि 2500 से काम नहीं चलेगा। तो अब सदर्न लेबनान से इजराइल की आर्मी घुसने की कोशिश कर रही है। आपने देखा बेरूत में क्या सदर्न लेबनान में हाल हुआ। हिजबुल्लाह बहुत स्ट्रिक्ट तगड़ी लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने हालांकि कई सारे पुल गिरा दिए जो लितानी रिवर के ऊपर से निकलते हैं ताकि नॉर्थ से साउथ का कनेक्शन जो है खत्म हो जाए और हिजबुल्लाह वहीं पे फंस के रह जाएं। ईरान के पास प्रॉक्सीज भी हैं, चाहे वो हुतीज हों यमन में जो रेड सी रोक के बैठे हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह हो जो साउथ लेबनान में एक तगड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। 10 लाख लोग डिस्प्लेस हो गए हैं, 1300 लोग से ज्यादा मारे भी गए हैं वहां पे। कहा जाता है हजारों की संख्या में लोग मारे गए हैं, अभी ऑफिशियल फिगर बढ़ भी सकती है। मेरा सीधा सीधा सवाल है कि ईरान अकेले अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा, अपने प्रॉक्सीज के भी लड़ रहा है। उसमें यमन भी शामिल है, उसमें हुतीज भी हैं, हिजबुल्लाह भी हैं, और फिलिस्तीन का मामला, हमस वाला मामला जो बहुत गहरा मामला है, क्योंकि वहां पे बोर्ड ऑफ पीस में ट्रम्प साहब रिवियरा बनाना चाहते हैं। तो क्या ये सभी मुद्दे इस मेन स्टेट टॉक में शामिल होंगे? क्योंकि सिर्फ बैकआउट करना या सीज फायर करना अब ईरान का मकसद नहीं है। ईरान तो इन सब मामलों पर हल इसलिए चाहता है क्योंकि उसको लॉन्ग टर्म पीस चाहिए इस एरिया में। तो क्या ये 5 दिन के भीतर इतनी लंबी चौड़ी बातें बगैर यूएन के इंटरवेंशन के, बगैर इन और देशों को, जैसे आपने कहा OIC कंट्रीज के अलावा और भी नाटो है और नाटो के मेन कंट्रीज फ्रांस है, जर्मनी है, क्या इन लोगों को बगैर शामिल किए ये फैसला हो सकता है? क्योंकि ये फैसला तो बहुत बड़ा है, लड़ाई से तो उसका फैसला होने वाला नहीं है। पर क्या ट्रम्प साहब इस युद्ध को जारी रखेंगे जब तक कोई बड़ा फॉर्मुलेशन नहीं बन जाता इस मसले को हासिल करने के लिए? जी नहीं नहीं, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड कैसा है? अभी ये स्टेटमेंट दे रहा है ट्रम्प कि अगर गल्फ कंट्रीज को युद्ध रोकना है तो उनको 2.5 ट्रिलियन देने पड़ेंगे और अगर चालू रखना है तो 5 ट्रिलियन देने पड़ेंगे। तो तुम्हारी असलियत तो सामने आ गई। तुमने इराक की भी पूरी लड़ाई लड़ी वो सऊदी अरेबिया के खर्चे पे, ये अपने खर्चे पे तो कभी किसी के लड़ने जाता ही नहीं। ये बड़ा बड़ा सामान दिखा के उनसे लूट ले रहा है। अब उस पे आर्ग्यूमेंट ये आ गई कि तुम्हारे 1 करोड़ की मिसाइल को क्या करेंगे जब 20,000 का ड्रोन तुम्हारी मिसाइल तोड़ देता है, तो हम चाइना से ही ना ले लें, आपसे क्यों ले? तो अभी जो ये कंपटीशन की मार्केट खुल गई है, इसमें दे हैव टू डिसाइड। आपका अब्राहम अकॉर्ड की जो आपकी गंदी नींद थी वो भी अब खुल गई है। तो गल्फ कंट्रीज भी समझ गए कि मुस्लिम कंट्रीज को शिया सुन्नी में लगा के या डेवलपमेंट के नाम से लगा के कैसे आपको ये भिड़ा रहे। भिड़ाने का एक ही कारण है कि एक दूसरे से डरोगे तो फिर आपको हम हथियार देंगे। सूडान में आप देख लीजिए कितने टाइम से गोल्ड का काम चुपचाप से चल रहा था, उसको सऊदी अरेबिया को किसने उसमें बीच में डाल के बता दिया।
अब वो बोलता है कि मैं आप पे शांति कराऊंगा। अब गोल्ड की लड़ाई में भी आप बोलते हो कि सऊदी अरेबिया दुबई पे जासूसी कर रहा था, इसलिए उसको पता चला। अब जब ये ओआईसी में मिलेंगे, 1 to 1 ये समझ में आ जाएगा कि भाई इनकी इंटेंशन के पीछे सारा जो ये पूरा षड्यंत्र चल रहा था वो अमेरिका क्या क्या धरा है। अब वो नहीं होता तो ये पैसे नहीं मांगता। तेरी वहां पे कैंप्स थी, तेरे को खर्चा करना है, तो उसमें गल्फ कंट्रीज को क्यों खर्चा भुगतना पड़ेगा? तुम गए हो लड़ने के लिए, तुमको तो इन्होंने नहीं बुलाया कि तुम लड़ो। और कोई भी आप देखिए, इसराइल ने, ईरान ने इनके किसी भी दुबई, कतर, बहरीन, इनकी किसी प्रॉपर्टी पे जंप नहीं करा है। ऊपर से आप देखिए कि ईस्ट बाउंड में जो इनकी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन चलती है सऊदी की, वहां पे वो रेड सी से तो आज की तारीख में भी वहां से ऑयल के टैंकर बिक रहे हैं और जा रहे हैं। अगर हुती चाहे तो वो 24 घंटे में बंद करवा सकते हैं, लेकिन इट डजंट डू दैट। इसका मतलब ये है कि उसको सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी डिस्टर्ब करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। और वो बोल रहा था कि हम लोग हमारे सिविलियंस पे क्यों अटैक करेंगे, वो तो हमारे भाई बहन है, हम अमेरिकन के जो भी इंटरेस्ट है उस पर हम हिट करेंगे और बोल के हिट करेंगे। तो ये तो गल्फ कंट्रीज भी मान रहे हैं कि भाई उन्होंने कभी भी बगैर वार्निंग दिए हमारे किसी भी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाया। एयरपोर्ट पे भी जब भी आप बदमाशी कर रहे थे, जबल अली को आपने एक एक्सक्लूसिव जोन लिया था। जो लोग जबल अली गए उनको पता होगा कि अमेरिकन ने अपना पूरा एक वहां कंट्री जैसा ही माहौल खड़ा कर दिया था। उसके पास से अब वो पूरा एक फोर्टिफाइड एरिया था, वो फिजिकल सेपरेशन में जैसे हो बड़ी दीवार के अंदर। तो उसके अंदर तुम कंटेनर्स, तुमको बिजनेस करने के लिए दिया गया था, तुम उसके अंदर आर्म्स ला रहे हो, फिर वहीं बैठ के रात को आप ईरान पे अटैक भी कर रहे हो। तो ऑब्वियस था कि जबल अली को उड़ाने के बाद भी उनको जबल अली का पूरा तो नहीं उड़ाया, उन्होंने वही पोर्ट पोर्शन उड़ाया जहां से अमेरिका गलत ऑपरेशन कर रहा था। तो गल्फ कंट्रीज वेरी वेल नो कि ईरान की इंटेंशन क्या है और वो कितना कर रहा है। अब वो ये समझ रहा था कि ईरान का खौफ पैदा कर दो तो गल्फ कंट्रीज मेरे साथ आके लड़ेंगे। अब तुम सबको बुला रहे हो कि भाई हमारा जहाज छोड़ दो, ईरान बोलता है मैंने किसी का जहाज रोका ही नहीं है। आपकी अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी ने 300 गुना इंश्योरेंस बढ़ा दिया, वो नहीं जा रहे हैं तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अभी भी आप देखिए तो ऑयल शिप, गैस की शिप्स निकल रही हैं। कल अगर दुबई का प्लांट चालू होता है तो ही इज नॉट गोइंग टू स्टॉप दुबई फ्रॉम सेलिंग द गैस। तो अभी धीरे धीरे पोजीशन क्लियर होती जा रही है। निगोशिएशंस में अपर हैंड जो है वो अभी ईरान का है, क्योंकि उसका जो सपोर्ट था कि भाई गल्फ वगैरह सब नाराज होकर इसके साथ आ जाएंगे, वो करेंगे, लेकिन वो धीरे धीरे पिक्चर क्लियर हो गई। नाउ इट इज ओनली बिटवीन इजराइल, अमेरिका एंड ईरान। एंड अगर कोई सपोर्ट सपोर्ट तो कोई नहीं देगा, लेकिन इनके खिलाफ या अगेंस्ट में कोई स्टेटमेंट भी करने को तैयार नहीं है। सो नाउ दे आर इनटू द ओपन ग्राउंड। अब ये कुश्ती कब तक चल पाती है, ये ट्रंप का ये जो गेम है, और इसने अभी जो ये लास्ट कार्ड खेला कि 5 ट्रिलियन आप दे दो, यहां से उसकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर हो गई है। और नाउ द थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। तुर्की और इंडोनेशिया ओआईसी की मुख्य आवाजें हैं, शायद इस बात पर जोर देंगे कि इनमें कई देशों में सहमति हो जाए और इनका आपस में एकता होना बहुत जरूरी है। अगर ओआईसी में एकता नहीं होगी, यूनिटी नहीं होगी, तो वो नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये धारणा बन सके कि ये समझौता पूरी तरीके से अमेरिका और जीसीसी के बीच का लेन देन है, इनको बीच में इंटरवेन करनी पड़ेगी। अगर संक्षेप में बात करें तो मध्यस्थता अभी भी एक नाजुक और ऐसी स्थिति में है जिसे नकारा जा सकता है। जहां ट्रंप अपनी तरफ से तेजी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं ईरान समय और मोल भाव की ताकत हासिल करने की जुगत में है। जब तक इजराइल के हमले जारी रहेंगे, ईरान हार नहीं मानेगा। किसी भी टिकाऊ समाधान के लिए एक साथ तनाव कम करना, प्रतिबंधों में ढील करना और स्टेट ऑफ हॉर्मूज की सुरक्षा की गारंटी मिलना जरूरी है। ओआईसी से जुड़े देश भी युद्ध खत्म करने का फायदा तब तक है, लेकिन तभी जब उनके परिणाम स्वरूप तेल की आपूर्ति में भारी बढ़ोतरी और ईरान की आर्थिक बहाली खाड़ी देशों की कमाई या उनकी सुरक्षा की कीमत पर ना हो। अगले 5 दिन ट्रंप की नई समय सीमा, इसकी अगली असली परीक्षा होंगे, अग्नि परीक्षा होंगे। देखते हैं क्या होगा। ओआईसी कंट्रीज को इसमें पहल तो लेनी पड़ेगी और जीसीसी कंट्रीज के साथ मिलकर ईरान से नेगोशिएट भी करना पड़ेगा, क्योंकि खाड़ी देश तो वहीं रहेंगे। अमेरिका आएगा, कल चला जाएगा, आपका नेबरहुड तो वहीं रहेगा। तो आपस में तालमेल बनाने की तो बहुत जरूरत है। और इसराइल की जो एक टेंडेंसी है ग्रेटर इसराइल की, या उसको टेररिस्ट स्टेट की तरीके से ऑपरेट करने की, शायद इसराइल में भी अब जो वहां की पॉलिटिक्स है वो भी नेतन्याहू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से दूर हटने की कोशिश करेगी, क्योंकि नुकसान उनका भी हुआ है जान माल का, और शायद अब बहुत वो जरूर। इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो शायद इसराइल की भी जो वहां की जनता है वो भी चाहेगी कि पीस बहाल हो, क्योंकि लड़ाई से कुछ मिलने वाला, हासिल होने वाला है नहीं। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए गिरीश जोशी जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।